नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारत की, जिसमें आज हम बात करेंगे बजट सत्र को लेकर, जो आज सावन के पावन महीने के साथ शुरू हुआ है। जी हां, आज सावन के महीने की पहली सोमवार है और आज पूरे देश के अंदर इस सावन की पहली सोमवार के दिन लोगों ने जमकर दर्शन पूजन किए। लेकिन इसके साथ साथ आज संसद के अंदर बजट सत्र की शुरुआत भी हो गई। वो बजट सत्र जो हमारे देश की एक साल की दिशा और दशा तय करता है, हमारे खर्चे की दिशा और दशा तय करता है। बजट के अंदर वो सारी चीजें होती हैं जो इस देश के अंदर अगले एक साल तक खर्च होने वाली हैं, अगले एक साल तक विकास होने वाला है। ये तमाम चीजें इस बजट के अंदर होती हैं और इस बजट को एक प्रारूप दिया जाता है, एक आकार दिया जाता है और उसी के आधार पर बजट को पेश किया जाता है। कल बजट पेश होने वाला है, उससे पहले आज ये महत्वपूर्ण दिन रहा। संसद की शुरुआत हुई, बजट सत्र की शुरुआत हुई और सत्र की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर मीडिया को संबोधित किया और मीडिया के संबोधन के दौरान शुरुआत में उन्होंने देश को लेकर और आने वाले समय में कार्यों को लेकर भी एक महत्वपूर्ण जानकारी रखी। लेकिन उसके साथ साथ विपक्ष भर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो वक्त चले गया जिस वक्त हम एक दूसरे पर राजनीति और आरोप प्रत्यारोप करते थे। अब लोगों ने अपना फैसला दे दिया है, निर्णय दे दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम किस तरह से लोगों के लिए एक फ्रूटफुल चर्चा संसद के अंदर करते हैं और उनके मुद्दों को हल करते हैं। ये तमाम तरह की बातें आज प्रधानमंत्री मोदी ने की हैं। लेकिन जब बयानबाजी के बाद जब बजट सत्र शुरू हुआ, जब आधिकारिक तौर पर इसकी प्रक्रिया हुई और उसके बाद विपक्ष ने एक बार फिर से संसद के अंदर नीट मामले को लेकर हंगामा शुरू किया। नीट मामला एक बहुत महत्वपूर्ण मामला बताया। राहुल गांधी ने जमकर पलटवार किया। राहुल गांधी के साथ साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा और सीधे सीधे जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे जो है वो इस्तीफे की मांग भी कर डाली। हालांकि शिक्षा मंत्री ने यह साफ कह दिया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा उसी के आधार पर हम काम करेंगे और वही उसकी हम पालना भी करेंगे। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जब तक बजट सत्र चलेगा क्या कुछ खास रहेगा। पहले आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्या कुछ कहा, उसके बाद आज की चर्चा भी शुरू करेंगे। के नए संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का और लोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। ये सदन संसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा करके ये लिए है। मैं विश्वास करता हूं कि हमारे सभी माननीय सांसद पूरी तैयारी के साथ चर्चा को समृद्ध करेंगे। कितने ही विरुद्ध विचार होंगे, विरुद्ध विचार बुरे नहीं होते हैं, नकारात्मक विचार बुरे होते हैं। जहां सोचने की सीमाएं समाप्त हो जाती है, देश को नकारात्मकता की जरूरत नहीं है। देश को एक विचारधारा, प्रगति की विचारधारा, विकास की विचारधारा, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली विचारधारा से। तो आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से कहा कि इस समय की विचारधारा देश को विकास करने की, विकसित
और साथ ही साथ प्रगतिशील कैसे आगे देश को बढ़ाना है, इस विचारधारा और इस नीति के साथ हमें आगे चलना पड़ेगा। हमारे साथ आज के कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलकर आज की चर्चा भी शुरू करेंगे। फिलहाल डॉक्टर आशीष हांडा जी हैं, बीजेपी नेता, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता, वो भी इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। और दिनेश सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी फिलहाल हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन हो चुके हैं। तो सीधे आज की चर्चा भी शुरू करेंगे। तो तीनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शुरुआत में राहुल जी आप ही से करना चाहूंगा आज। और राहुल गांधी एक बार फिर से आक्रामक तेवर में नजर आ रहे हैं। आज बजट सत्र की शुरुआत हुई और शुरुआत के बाद तुरंत उन्होंने एक बार फिर से नीट का मामला जो है वो उठाया, लेकिन कुछ ऐसे बातें कही उन्होंने जिसपे धर्मेंद्र प्रधान यानी जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने साफ कहा कि नेता प्रतिपक्ष के नाते ऐसी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए थी। राहुल जी, राहुल जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है राहुल जी तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर आशीष हांडा जी आपके पास आऊंगा, लेकिन फिर राहुल जी के पास जाऊंगा। डॉक्टर आशीष जी, आज प्रधानमंत्री मोदी ने पहले संबोधन किया और सीधे कहा कि ऐसा वक्त नहीं है कि हम अब आपस में जो है वो लड़ते रहें। हम लोगों के लिए सदन में आए हैं, देश के लिए सदन में आए हैं और 140 करोड़ भारतीयों के लिए सदन में आए हैं और हमें उनके मुद्दों को उठाना चाहिए, देश का सोचना चाहिए, देश के विकास का सोचना चाहिए। शीतल जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार और सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सभी सनातनियों को। शीतल जी, यहाँ पे हमें देखना होगा कि पहली बात तो विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना, इसमें कोई हमें एतराज नहीं है, लेकिन सिर्फ मुद्दे उठाने के लिए मुद्दे उठाए जाए। एक मामला जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जिसका निरीक्षण हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन चालू है और ऐसा नहीं है कि सरकार इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही है। 5 मई को ये एग्जाम किया गया, 4 जून को इसका रिजल्ट आया और इसके बाद जैसे मालूम चला कि इसमें कुछ गड़बड़ होने की आशंका है, 23 जून को ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया और 27 जून को पहली गिरफ्तारी भी हो गई। 7 मेंबर का पैनल बना दिया गया एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसको फॉर्मर चीफ के राधाकृष्णन जैसा व्यक्ति इसकी एनटीए फंक्शनिंग को ऑब्जर्व करने के लिए रख दिया गया। और उसके बाद जब तसल्ली जैसे जैसे होती गई, सेंटर ने एनटीए के चीफ डायरेक्टर जनरल को सुबोध सिंह को हटा दिया और कई गिरफ्तारियां अलग अलग एजेंसीज ने की। लेकिन आशीष जी, डॉक्टर आशीष जी, उसके बावजूद भी आप विपक्ष को समझाने में नाकाम हो रहे हैं। का नतीजा आने देना चाहिए या हमें ये करना चाहिए कि हमें ये हल्ला मचा देना चाहिए कि नहीं भैया अभी के अभी इस्तीफा दे दो, अभी के अभी फैसला कर दो। अरे भैया, इन्वेस्टिगेशन पूरी होने दो, या तो सरकार अपना काम ना कर रही हो। डॉक्टर आशीष जी, मगर आप समझाने में जो है वो कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ना आप विपक्ष को समझा पा रहे हैं, ना आप लोगों को आश्वस्त कर पा रहे हैं। ना, आप उनको समझाइए। लोग बिल्कुल मैं बता रहा हूं, लोग बिल्कुल आश्वस्त हैं। कैसे आश्वस्त है सर? राहुल गांधी शिक्षा मंत्री के बयान बता रहे हैं कि उन्हें इस पर खुद कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं बता रहा हूं ना सर, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब राहुल गांधी के जो बयान है वो लोगों को भ्रमित करने वाले बयान है। जब राहुल गांधी का अगर आप पास देखें तो उन्हें हर चीज पे अविश्वास है। उन्हें वैक्सीनेशन पे विश्वास नहीं था, उन्हें जुडिशरी पे विश्वास नहीं, ईडी सीबीआई पे विश्वास नहीं, ईवीएम वीवीपैट पे विश्वास नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे विश्वास नहीं, इंडिया की डेमोक्रेसी पे विश्वास नहीं, तो उन्हें इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पे विश्वास कहां से होगा? क्योंकि अगर विश्वास होता तो अपनी सारी एजुकेशन इंडिया के बाहर से थोड़ी प्राप्त करते। लेकिन फिर भी एक नेता विपक्ष होने के नाते, एक माननीय सांसद होने के नाते, अगर वो इस तरह की बातें कहते हैं कि हमारी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम में सीरियस प्रॉब्लम है, तो ये उनकी मानसिकता दर्शाता है। डॉक्टर आशीष जी, आप कह रहे हैं कि ये बड़ा मैटर नहीं है, नीट का मामला आप कह रहे हैं कि बड़ा मैटर नहीं है आशीष जी, लेकिन रोज और वहां एजुकेशन मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं कि कोई एविडेंस नहीं है पेपर लीक का। मैंने आपकी सरकार, आपकी पुलिस ने इतने लोगों को अपनी बारी में बोले। राहुल जी को आप चुप कराएं तो मैं अपनी बात खत्म करूं। राहुल जी रुकिए, आप बीच में बोलते हैं। राहुल जी, मैं आपको समय दे दूंगा। राहुल एविडेंस कैसे नहीं है सर? ऐसा क्या होगा? ऐसा, राहुल जी, मैं अपनी बात खत्म कर लूं फिर आप अपनी बात रखिएगा तो दर्शकों की बात समझ में आएगी। सर, रेलेवेंट या नॉन रेलेवेंट दर्शक डिसाइड कर लेंगे ना, ठीक है?
पहली बात तो ये, जब राहुल गांधी इस तरह की बात कहते हैं कि पूरे एजुकेशन सिस्टम में ही सीरियस प्रॉब्लम है, तो वो बताता है कि सीरियस प्रॉब्लम किसके माइंडसेट के अंदर है। और जब ये कहते हैं मिलियन ऑफ स्टूडेंट ये कन्विंस्ड है कि इंडियन इतने सबूत मिलने के बाद आप ऐसी बात कर रहे हैं, सबको पता चलता है। राहुल जी, मैं आपको बोलने इतना नहीं दूंगा, सबूत मिलने के बाद आप ऐसी बात कर रहे हैं। बिहार में एनडीए का शासन है ना सर, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट आपके सरकार के इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने अरेस्ट किए थे सबसे पहले। कौन है वो, कौन है? पेपर मिले हैं सर, केस में बेल पे आंसर बाहर शीट मिले हैं, वो कौन है जो फ्रॉडिया है? सॉल्ट पेपर मिले हैं। अभी देखिए परसों पटना एम्स से 4 डॉक्टर गिरफ्तार हुए हॉस्टल से। कौन है? तो सर इतने सबूत मिलने के बाद भी आप रिलीज कराने के लिए तैयार नहीं है, कोर्ट में केस लड़ रहे हैं कि रिलीज नहीं होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कहेंगे, क्या खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी अरे क्यों लेंगे? 10 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, आपको पता है, राहुल गांधी क्यों आपको लेंगे? पता है कितनी बार आपके राहुल गांधी रिजिम में कितनी बार हुआ सीबीएसई का 12वीं का अकाउंट का पेपर 2006 में लीक हुआ, पीएम मनमोहन सिंह थे, सीएम ठीक है, मैं वापस मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन राहुल जी ऐसे बिल्कुल भी डिबेट नहीं चलेगी। राहुल जी, मैंने आपको पहले ही बताया है राहुल जी, इस तरह से आप बिहेव मत किया करिए डिबेट के बीच में। राहुल जी 2 मिनट रुकिए, मैं आपको समय दे दूंगा ना। राहुल जी समय दे दूंगा, आप अपने समय पर बोलिए। आप रोज डिबेट के बीच में बोल देते हो, पूरी डिबेट में राहुल जी लोग क्या समझेंगे? राहुल जी सिर्फ राहुल का देखिए, इन लोग का यही राजनीति है। एकदम गलत है सर, मैं आपको समय दे दूंगा, आप अपने समय पे बोलिए, आपने जो बोलना है आप अपने समय पे बोलिए। मुझे नीट पे क्या बात कर रहे हैं ये बताएं पहले। सर, राहुल जी, के बालक को राहुल जी, नीट से रिलेटेड बात कीजिए। राहुल जी देखिए मेरी बात सुनिए, संसद के अंदर भी और टीवी डिबेट पर भी आप ऐसे करेंगे तो लोग कैसे समझ पाएंगे? ऐसे मत करिए ना, आपको अपना टाइम दे दूंगा मैं कुछ नहीं कहूंगा सर। राहुल जी मैं समय दे दूंगा, समय दे दूंगा मैं आपको, ऐसे बिल्कुल भी मत करिए बीच में। आशीष जी जल्दी से जी, राहुल जी समय दे दूंगा मैं, मेरे लिए आप और आशीष जी बराबर है। तो राहुल जी खा गए, आधा समय तो राहुल जी खा गए मेरा। जी बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि देखिएगा, जब नेता विपक्ष इस तरह के बचकाने बयान देता है कि जहां पे वो पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होके कि पूरे एजुकेशन सिस्टम के अंदर ही सीरियस प्रॉब्लम है, तो समझ में आता है कि ना सिर्फ वो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को बल्कि इंडिया को नेशनल पटल पे नहीं इंटरनेशनल पटल पे डिमीन करना चाह रहा है। राहुल जी अपनी बात कहने के लिए सही है, लेकिन जब ये कहे मिलियन ऑफ स्टूडेंट ये इस बात से कन्विंस्ड है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम फ्रॉड है, तो ये दिखाता है कि उनकी कितनी नासमझी है। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं फ्रॉड डॉक्टर आशीष जी, जवाब तरीका नहीं है। ठीक है, जवाब लेता हूं, समय थोड़ा कम है और सबको समय बराबर देना है। जब मेरी बारी में वो बोल रहे थे तो आपने रोका क्यों नहीं उन्हें? डॉक्टर आशीष जी मैंने ही रोका, तब जाके वो रुके ना। डॉक्टर आशीष जी लौटूंगा वापस आपके पास, ठीक है? नहीं डॉक्टर आशीष जी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, रुके आप थोड़ा, ऐसे डिबेट नहीं होगी डॉक्टर आशीष जी। ये 25 लाख बच्चों का भविष्य का सवाल है। बोलिए ना, आप पहले बोल लीजिए तब राहुल जी, राहुल जी आप फिर डिबेट में ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा डिबेट के अंदर। सर आप थोड़ा सा जिम्मेदारी तो लीजिए आप। अपनी बात राहुल जी मेरा सवाल सुनिए। राहुल जी मेरा सवाल है, राहुल जी मेरा सवाल है, मेरा सवाल है। राहुल गांधी ने आज एक बयान दिया जिसका जिक्र आशीष जी ने किया। उन्होंने कहा कि भारत का एग्जामिनेशन सिस्टम एक फ्रॉड है, देश में लाखों छात्र पेपर लीक से चिंतित हैं। ठीक है, हमने भी माना भारत की परीक्षा प्रणाली एक धोखाधड़ी है। अमीर हैं तो परीक्षा प्रणाली को खरीद सकते हैं, खुद को छोड़कर बाकियों को दोषी ठहराए, ठीक है, ये उनका अपना मामला है। और इस तरह की बातें बताना, परीक्षा की प्रणाली को या शिक्षा तंत्र पर सवाल उठाना, ये उन बच्चों के लिए या फिर जो बाकी बच्चे हैं अभी वेटिंग में है एग्जाम के लिए या जिन्होंने दे दिए, जो अभी आने वाले समय में देने वाले हैं, क्या उनके लिए ये कॉन्फिडेंस को खत्म करने की बात नहीं है? मैं बता रहा हूं, क्या उनका मनोबल नहीं गिरेगा इस बात से? देखिए, और राहुल जी मुझे लगता है कि आपने भी देश की शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बने हैं। हिंदुस्तानी का मनोबल तोड़ना। डॉक्टर आशीष जी आप बीच में मत बोलिए। राहुल जी सुनिए, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। मेरे कहने का मतलब है कि शायद राहुल गांधी ने यहां नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आप भी भारतीय शिक्षा प्रणाली के हिस्सा रहे हैं, आपने भी यहीं से शिक्षा अर्जित की है और आपको भी पूरी जानकारी होगी। देखिए एक बात बताइए, अगर मैं इस देश में पला बड़ा हूं, इस देश में पढ़ा हूं, तो क्या मैं इस देश की कुरीतियों पे बात नहीं करूंगा?
क्या बात कर रहे हैं सर? नहीं, तो यहाँ पे पढ़ाई करी है क्या राहुल गांधी ने? जब देखिए राहुल गांधी की यूपीएससी कौन सी में, डिग्री सुनिए, इंडिया जब की है वो यूपीएससी बता दो। में ब्रॉड लोग आईएएस और इंडिया आईपीएस बन की जा रहे एजुकेशन हैं, सिस्टम के बारे में सुनिए, वो जब जानते क्या 7 साल में 15 स्टेट उन्हें में पता ही 70 कुछ नहीं पेपर लीक इंडियन हुए एजुकेशन हैं, सिस्टम और के बारे आप में। मीडिया के और पर्सन इंडियन है, आपको एजुकेशन पता सिस्टम के बारे है में ये बोलने बात सत्य चलते है। आपको कितने पता है पेपर लीक राहुल हो रहे हैं, गांधी कितने पेपर कैंसिल हो रहे हैं, ये आपसे वैक्सीन पे छुपा हुआ नहीं उठाते है। हैं। इस बात पे अगर ईडी क्वेश्चन सीबीआई नहीं पे उठाया जाए उठाते तो हैं, क्या किया जाए? ईवीएम पे आज उठाते हैं, क्वेश्चन में इलेक्शन बिल्कुल है, कमीशन जो ऑफ शिक्षा इंडिया पे प्रणाली उठाते है, हैं, एग्जामिनेशन सेंटर पे उठाते हैं, उनको आप हर नीट पे चीज बात पे नहीं सिर्फ कीजिएगा। इतराज करना है। राहुल जी, और कुछ नहीं सबसे करना। ज्यादा मैं पेपर नीट पे कर लीकेज लेता हूं। राजस्थान के चलिए, अंदर मैं हुई नीट थी पे जब कर आपकी लेता हूं। सरकार थी। चलिए आप ये भैया बताइए भैया कि आप क्या तो रहे हैं कि आप 2006 जांच में कीजिए ना, सजा CBSE दीजिए, आप सेंटर में बैठे हुए हैं। 12वीं का आपने क्या अकाउंट किया का 10 पेपर साल में? लीक हुआ था दिल्ली में। आपने वर्ष से प्रधानमंत्री वर्ष बना दिया मनमोहन सिचुएशन सिंह, को। सीएम शीला दीक्षित, आपने क्या वर्ष से 2006 वर्ष में बना दिया CBSE है। पेपर लीक हुआ था? हर साल क्या ये होता है। 2007 में अरे ऑल भैया, आप इंडिया अपना बात कीजिए ना, 11वां साल चल रहा है। पेपर लीक में ये सरकार रिकॉर्ड बना चुकी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। स्टेट्स में कांग्रेस लेड आज डॉक्टर्स भी फर्जी बनेंगे। प्री मेडिकल टेस्ट पीएमटी। अब ये अपना रेडियो रोके तो हम बोले कुछ। मनमोहन सिंह, ठीक है, मैं दोनों को रोकना चाहूंगा क्योंकि मेरे साथ दिनेश सिंह जी भी अरे हैं। आप मनमोहन सिंह की दोनों बात को कर रहे रोकना हैं। चाहूंगा, ऑडियो फिर डाउन तो कर सुनिए दीजिए मेरी दोनों बात। का। फिर तो 28 नंबर लाने वाले छात्र को सरकारी कॉलेज नहीं मिल रहा है मेडिकल में। डाउन कर दीजिए। कहीं कहा जाएगा? आशीष जी रुकिए, राहुल जी आप भी अमीरों के दलाल रुकिए। बन के बैठेंगे ये सरकार। लीक हुआ था, बताइए। शर्म आनी चाहिए। देखिए, क्या हरियाणा मोदी का जी अडानी बोर्ड के एग्जाम गुलाम हो सकते 2013 हैं। में लीक हुआ मोदी था जी या अडानी नहीं के हुआ रिमोट था? कंट्रोल पे चलते राजस्थान होंगे। का पब्लिक आप लोग जो भी सर्विस एग्जाम एक्विजिशन लगाए 2013 सुप्रीम कोर्ट पे साबित लीक नहीं कर हुआ पाए। था या नहीं हुआ था? 2G बता 4G दीजिए। कुछ साबित मैंने नहीं कर आपको पाए, 10 खाली एग्जाम्पल झूठ बोल के दिए हैं। सरकार गिरा है। आप बताइए। और उसके बाद यहाँ सिचुएशन वर्स्ट बना चुके हैं। एक एग्जाम कंडक्ट करने लायक नहीं है आपकी एनटीए। नहीं हुआ था। शर्म आना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को। शिक्षा मंत्री इतना भी नैतिकता नहीं है कि कम से कम पद त्याग दें और सीबीआई से जांच करवाएं या जुडिशियल इंक्वायरी भिजवाएं। उल्टा कह रहे कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है। इतना गिरफ्तारी हुआ कल, परसों 4 डॉक्टर और गिरफ्तार हुए पटना एम्स से। आप रखिए, जनता को कब तक बेवकूफ बनाइएगा? अभी सुप्रीम कोर्ट थप्पड़ मारा आप लोगों को, बीजेपी और एनडीए सरकार के मुंह पे करारा थप्पड़ मारा सुप्रीम कोर्ट कि हिंदू मुसलमान या किसी को भी आप ठेले पे नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। राहुल जी, ये मेरा विषय नहीं है, आप फिर विषय से भटक रहे हैं। दोनों आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बात करेंगे सर, लोगों को गुमराह मत कीजिए यहाँ बैठ के। ये कोई अखाड़ा नहीं है, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है सर। सर सुनिए डॉक्टर आशीष जी, राहुल जी सुनिए, दोनों सुनिए। मैं तो सुन ही रहा हूँ। नहीं, सुनिए डॉक्टर आशीष जी, दोनों को मैं कह रहा हूं, ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये कोई अखाड़ा नहीं है, ये टीवी डिबेट है। यहाँ लोग जुड़े हैं, लोग देखते हैं सर, ऐसे मत करिए, जिम्मेदारी लीजिए सर। ये बच्चों के भविष्य की बात है। दिनेश जी आपके पास आऊंगा, ठीक है, वापस लौटूंगा। दोनों की डाउन कीजिए, ऑडियो डाउन कीजिए इनकी। राहुल, अच्छा नहीं दिनेश जी नहीं, आशीष जी नहीं, बीच में नहीं। देखिए जवाब मैं दूंगा सर, दिनेश जी बैठे हुए हैं, दिनेश जी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। डॉक्टर आशीष जी, सवाल का जवाब आप लोग को शर्म नहीं आता है कि विपक्ष से सवाल करेंगे? अरे जवाब देने के लिए बैठा करो, सरकार में बैठे हो। मैं आपको टाइम दे दूंगा ना सर, ऐसा बिहेव करेंगे। ऑडियो डाउन कर दीजिए ना सर, कर दीजिए डाउन इनको, ऑडियो डाउन कर दीजिए सर। 2 मिनट रुकिए, आप दिनेश जी को भी सुनिए, उनसे भी बातचीत करेंगे, उसके बाद फिर लौटूंगा आपके पास सर। मैं दोनों को टाइम दे दूंगा, बराबर टाइम दे दूंगा, आप टेंशन ना करिए। दिनेश जी, आज जो दृश्य देखने को मिला बजट सत्र के दौरान में, या पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी बयानबाजी की और उसके बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर से नीट को लेकर सवाल उठाए, एजुकेशन सिस्टम को लेकर, परीक्षा सिस्टम को लेकर उन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए। कैसे देखते हैं आप दोनों बयानों को? प्रणाम शीतल जी। देखिए, बजट सत्र का जैसा पहले दिन था, और ये अच्छी बात ये रही कि जो सदन था वो ठीक से चला, कम से कम एटलीस्ट बार स्थगित न होने का ये जो मतलब जो कार्यक्रम पहले रहता था, जो पहले सत्र में इससे पहले हुआ था तो उस वक्त जैसे हुआ, तो वो चीज इस बार देखने को नहीं मिली, तो ये अच्छी चीज रही। और दूसरा देखिए, जैसे इसमें जैसे कि राहुल गांधी ठीक है अपने तरीके से, उनको बहुत मतलब क्योंकि ज्वलंत मुद्दा था नीट का, तो उठाना भी चाहिए था। नेता प्रतिपक्ष के नाते इनकी जिम्मेदारी बनती थी और उठाना चाहिए था। और अन्य मुद्दे हम उम्मीद करते हैं कि सकारात्मक तरीके से, प्रोडक्टिव तरीके से अन्य जो जनता के मुद्दे हैं वो भी ढंग से उठाएंगे और दोबारा जो है वर्कआउट का जो है मतलब वर्कआउट करने का, वेल में जाने का या हंगामा करने का जो है वो चीजें देखने को हमें नहीं मिलेंगी। और सकारात्मक एक डिबेट जो है हमें देखने को मिली, जिससे हम लोग भी देख पाए, सीख पाए तो चीजें। लेकिन ये कि मतलब उसमें जैसे कि बकवास बोलना या एक मतलब उसको फ्रॉड बोलना सिस्टम को पूरे, वो मैं ठीक नहीं समझता। क्योंकि देखिए, मान के चले कि लंबे समय तक जो है शीतल जी अपना कांग्रेस सरकार जो है इसमें रही है और हम लोग सभी जानते हैं। और इसको लेकर के चीजें देखिए, ये जो मुद्दा जैसे कि पेपर लीक का या इस तरह की जो अनियमितता जो है
शिक्षा प्रणाली को लेकर के, इसमें जो है मतलब कि बार बार जो होती रही तो सिर्फ अभी आज से नहीं हो रही, बहुत पहले से हो रही है। जैसे सीबीएसई के पेपर्स हैं, उसमें पीएमटी के पेपर्स हैं, वो लीक होने के और इस तरह की बहुत सारी खबरें पहले आती थी और बड़े पैमाने में बहुत बड़े धांधली जो है उसकी खबरें भी आती थी। तो लेकिन इस चीज को लेकर के इतना हंगामा मचाना कुछ ना, उसको लेकर के उससे करने से बेटर ये था कि कहीं ना कहीं अपने तरीके से राहुल गांधी ने बताया है आज जो अपनी बातें कही हैं, क्या उससे हमारे भविष्य में जो आने वाले बच्चे हैं, जिन्होंने एग्जाम देना है, जिन्होंने परीक्षाओं में बैठना है, क्या उनका कॉन्फिडेंस भी लो करता है? क्या उनका जो विश्वास है, क्या उस पर भी कहीं ना कहीं इसका गहरा असर देखने को मिल सकता है? देखिए शीतल, जिस सिस्टम पे वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं उसी से आप और हम लोग पड़े हुए हैं और हमें कोई इसमें कोई मतलब कोई किस तरह की गुरेज मुझे बताने में नहीं है कि मुझे पूरा विश्वास है। और शिक्षा प्रणाली हमारी एक तरह से विश्व में सबसे मजबूत प्रणाली जो है उसमें से एक है। तो एक तरह से इसको अगर विदेश से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और इसी मतलब उस पर गुड फेथ पे आते हैं कि हमारी शिक्षा बहुत बढ़िया और गुरुकुल के समय से मतलब बहुत पुरानी ऋषि मुनियों के जो समय था मतलब कि आदिकाल से, और हमारी प्रणाली बहुत मजबूत रही है। तो अभी तो बात छोड़ गया। तो अभी चीजें तो ये मान के चले कि इसमें छोटी चीज ये बताना चाहूंगा, जैसे उसके पहले और जैसे इनकी सरकार थी यूपीए 1 और यूपीए 2, उस वक्त बहुत सारे पेपर लीक हुए थे। उस वक्त उन्होंने क्या कितनी कार्रवाई की, कुछ उस टाइम भी कुछ करना चाहिए था। और उसके बाद देखिए 2010 में उस वक्त के तत्कालीन जो उस वक्त जो मतलब शिक्षा मंत्री थे कपिल सिब्बल, वो 3 अमेंडमेंट वाले बिल्स लेके आए थे, एजुकेशन रिफॉर्म बिल लेके आए थे, जिनको आगे जैसे कि निजी जो संस्थाएं थी उनके दबाव के चलते उनको जैसे उसमें कैपिटेशन फीस और अन्य बहुत सारी तरह की अनियमितता थी, जिसको लेकर के आगे लेके आए थे। बहुत सराहनीय कदम था और वो लेके अगर आए होते तो शायद उसके बाद ये सब चीजें देखने को नहीं मिलती। लेकिन उसको किसी प्राइवेट संस्थान थे उनको उनके दबाव में, और जो मेडिकल कॉलेज जो थे, क्योंकि तमाम जैसे कांग्रेस के नेता थे उन्हें मतलब कि मान के चले कि बहुत सारे नेता इनका नाम मैं लेना ठीक नहीं समझता, तो उनके संस्थान थे, उनके दबाव के चलते और प्राइवेट संस्थान और जो जिनके थे बड़े मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उनके चलते जो है एक तरह से, और वो रिफॉर्म बिल्स नहीं आ पाए और अधर में लटक गए। अब मोदी सरकार ने एक तरीके से जिम्मेदारी समझी, ठीक है भाई 10 नंबर का अगर मान के चले पूरा, तो 10 नंबर में अगर 6 तक मोदी सरकार अगर आई तो इसको मतलब जिम्मेदारी समझी है। और कहीं ना कहीं कोई कुरीतियां रही तो कुरीतियों को ठीक है उन्होंने जिम्मेदारी से स्वीकार किया, जांच बिठाई, सब कुछ करने के बाद एक कानून लेकर जा चुके हैं। तो कानून लाने के बाद में अगर चीजें अगर उसका चल रही हैं तो बेटर है कि उसमें कोई सजेशन कुछ अगर हो तो राहुल गांधी जो है ठीक है उनको आगे बढ़ना चाहिए। सरकार के ही लोग होंगे। जी राहुल जी बोलिए। जी मैं कह रहा हूँ कि देखिए, जब बहुत सारे जगहों पे क्वेश्चन पेपर लीक का मामला आया है तो आप देखिए जिसके भी हाथ में क्वेश्चन पेपर पड़ा, ये आप पहले बात सुनिए, ये जो प्रिंसिपल है ये मैक्सिमाइजेशन पे वर्क करता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब जो सॉल्वर है, जो डॉक्टर के पास सॉल्व करने के लिए गया, जिसके पास भी क्वेश्चन गया वो स्प्रेड करने की कोशिश करेगा अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए। तो ये तो जब वाइड स्प्रेड लीक हो चुका है तो इसको रीनीट कराने में क्या हर्ज है? इसका मतलब है कि सरकार में बैठे लोगों ने पेपर बेचे हैं और पैसे कमाए हैं। अब जहां तक एजुकेशन सिस्टम का बात है, यूपीएससी जो हमारे देश की सबसे रेप्यूटेड संस्था थी एग्जाम कंडक्ट कराने वाली, उसके जो चेयरपर्सन होते थे या कमेटी में जितने लोग होते थे सब एक्स आईएएस, एक्स आईपीएस, बड़े बड़े जो सरकारी ऑफिसर होते थे, वो रिटायर्ड जो होते थे उनको बिठाया जाता था, उनमें से कोई चेयरमैन बनता था। 2017 में नरेंद्र मोदी जी ने किसी एक एवरेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को गुजरात से उठा के और बना दिया उसको कमेटी में घुसा दिया उसको यूपीएससी के, और उसको 3-4 साल बाद उसको चेयरमैन बना दिया। नहीं आप मुझे बताइए, वो आरएसएस के बहुत करीबी आदमी है, आप मुझे बताइए कि एक आदमी जो सरकारी ऑफिसर नहीं रहा है वो यूपीएससी जो इस देश का सबसे रेप्यूटेड सरकारी संस्थान है एग्जाम कंडक्ट कराने का, उसका चेयरमैन कैसे बन जाएगा? तो आरएसएस के लोग जब तक इंस्टीट्यूशन पे घुसे हुए हैं तब तक संवैधानिक हिसाब से कुछ भी कंडक्ट नहीं होगा, एग्जाम हो, इंटरव्यू हो। देखिए आज फर्जी आईएएस बना रहे हैं लोग, इंडिया को नीचा दिखाना, इसीलिए कभी वो वैक्सीनेशन को मैंने अगर सही डेटा में बात किया एजुकेशन सिस्टम के, तो देखिए इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। और ये मीडिया वाले आप जानते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, कोई भी मैं गलत चीज नहीं बता रहा हूँ, ये मैं समाचार बता रहा हूँ। राजनीतिक कैसे आरएसएस के लोगों को यूपीएससी का चेयरमैन बना दिया गया? जब कपिल तो भागवत जी ने आरएसएस के नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट सीएम बनाया था बिना इलेक्शन कराए। ठीक है, मुझे लगता है कि आप दोनों इस डिबेट को होना नहीं देना चाहते हैं और आप एक दूसरे को बीच में काटने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा देश डूब रहा है, आप एक दोनों को एक दूसरे को काट रहे हैं, बार बार काट रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। इतना सारा एविडेंस है, बोलिए तो हम एविडेंस गिनाना चालू करें। मैं आखिरी कमेंट दिनेश जी से दूंगा, आखिरी कमेंट दिनेश जी से गिनाना चालू करते हैं। ठीक है दिनेश जी, इतना एविडेंस है, झूठ क्यों बोल रहे हैं संसद में? दिनेश जी कोई एविडेंस नहीं है, पेपर लीक देखिए शॉपिंग मैच जो है उससे कभी डिबेट
नहीं चला करती है और अपने तरीके से कि विपक्ष जो है उसको अपनी जिम्मेदारी शीतल जी समझनी चाहिए और अपने तरीके से सुचारू विपक्ष जो है उसके रूप में काम करें, प्रोडक्टिव तरीके से सिर्फ बहस करने का काम करें, ना कि इस तरह के शाब्दिक तरीके से मैसेज दिया जाएगा कि आपको इस तरीके से कि ठीक है आपको इस तरीके से सत्ता में इसीलिए नहीं आने दिया क्योंकि अपने तरीके से ला करके आप मुद्दे जो जनता के उसके नहीं उठा पाते। राहुल जी देखिए अकाउंटेंसी का पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ? कांग्रेस का यहाँ 10 साल पहले तुम चला रहे हो 10 साल से भाई लोग। ऑल इंडिया बीजेपी को जवाब देना है, एनडीए को जवाब देना है, लीक हुआ या नहीं विपक्ष हुआ? से सवाल करते हैं, 2008 में जनता को बेवकूफ समझ के रखे हुआ या हैं। नहीं हुआ? ठीक है, समय नहीं है मेरे पास, समय नहीं है मेरे पास। डॉक्टर आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। राहुल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और दिनेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। ऐसे नहीं होगा सर, ऐसे नहीं होगा डिबेट। तो देखिए आप किस तरह से राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन देश की चिंता किसे है, देश के भविष्य की चिंता किसे है? और देश में वो युवा यो बच्चे जो परीक्षाओं में बैठे थे, जिन्होंने डॉक्टर बनने का सपना संजोया था, डॉक्टर बनने का सपना देखा था, लेकिन उस सपने के साथ खिलवाड़ राजनीतिक की आड़ में होता है, उनका कोई यहां पर रास्ता निकलते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, लेकिन बच्चों की, युवाओं की या जो उन परीक्षार्थियों की कोई भी जो है वो गहराई से नहीं सोच पा रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।